नमस्कार, मैं धीरज कुमार द विद्या जिस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एमसीक्यू सीरीज को चल रहे हैं। आपका स्वागत है एमसीक्यू सीरीज में। चलिए, एनसीईआरटी 12th है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, चैप्टर 5 है भू संसाधन तथा कृषि, जिसका पार्ट 3 एमसीक्यू हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। उमंग के साथ जुड़ जाइए और इसे सोल्व करिए। क्वेश्चन है पहला नंबर, पहले कलर चेंज कर लें थोड़ा, आइएगा। क्वेश्चन है कि भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जूट उत्पादन करता है। जी हाँ, आपसे भारत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत पूरे विश्व में जूट कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। इसका सही जवाब आप देंगे 40%, 50%, 60%, 70%। इसमें सही जवाब होता है इसका 60%। भारत पूरे विश्व में अकेले 60% जूट की खेती करता है, जूट उत्पादन करता है। याद यहाँ पर रखेंगे कि 60% जूट उत्पादन जो होती है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ, पश्चिम बंगाल में। विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ करता है भाई जूट का उत्पादन, तो बांग्लादेश। याद रखिएगा, पूरे विश्व की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ, तो पश्चिम बंगाल। क्लियर हो रही है बात। अगर बात किया जाए कि बिहार में, अगर बिहार के संदर्भ से अगर बात किया जाए तो बिहार में पूर्णिया। याद रखिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ, पूर्णिया में। विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ, बांग्लादेश। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ, पश्चिम बंगाल। कितना प्रतिशत विश्व में टोटल करता है, कितना, तो 60% उत्पादन करता है पूरे विश्व में जूट का। क्लियर है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन देश करता है। लीजिए, अब इसका तो आंसर पहले ही हम कर दिए हैं, तो इसमें से आप सही जवाब देंगे, हो जाएगा बांग्लादेश। अभी तुरंत क्लियर किए थे, है ना। तो इसमें बांग्लादेश क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है। तो चलिए आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप करेंगे कि भारत में जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आपका आंसर इंतजार हमें रहेगी। क्वेश्चन सुन ले कि भारत में जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गन्ना कैसा फसल है। छोटी सी क्वेश्चन लेकिन मजेदार है। क्या कह रहा है, गन्ना कैसा फसल है। कैसा फसल है भाई, शीत कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध है, इनमें कोई नहीं। सही जवाब आप देंगे इसमें से उष्ण कटिबंध होगा। क्योंकि आप यहाँ समझ सकते हैं, एक गलों पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, आप जानते हैं कि 23.5 ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है आपका विषुव अर्थात इक्वेटर लाइन। सूरज यही तीनों रेखाओं के ऊपर सीधे चमकते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो उष्ण कटिबंध जो बनता है, यही तीनों रेखा के बीच का भाग, यही तीनों लाइन के बीच का भाग बनता है उष्ण कटिबंध। तो यही भारत का क्षेत्र में, अर्थात भारत भी तो यहाँ से ऐसे गुजरे, भारत के बीच बीच से कर्क रेखा। तो इसीलिए ये जो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि गन्ना कैसा फसल है, तो याद रखेंगे गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी उष्ण, इसके लिए कटिबंध उपयुक्त होती है। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कौन देश उत्पादन करता है। भैया समझ लेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कौन देश उत्पादन करता है। बिल्कुल मूड में रह करके सवाल करें, इसको जवाब है नहीं। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कौन देश करता है। सही जवाब होगा ब्राजील, क्यूबा, भारत, चीन, है ना। इसका सही जवाब जाएगा, वो जाएगा ब्राजील। जी हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन ब्राजील करता है। याद रखेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन ब्राजील करता है। ब्राजील, आपको और जानकारी दे दे, ब्राजील में क्या है भाई, तो ब्राजील में कॉफी उत्पादन भी सबसे ज्यादा होती है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन ब्राजील करता है। ब्राजील में और क्या याद रखेंगे, तो ब्राजील में, है ना, कौन सी नदी है, अमेजन नदी है। अमेजन नदी है।
जहां उसको अमेजन बेसिन कहते हैं भी हैं। अमेजन बेसिन, चूंकि वहां पर जो पानी गिरते हैं उसका जो एरिया होता है वो अमेजन बेसिन होता है। ये अमेजन बेसिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ये अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर बोला जाए तो भी अमेजन होगा। नील नदी नहीं मारेंगे, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी होती है, जबकि अगर चौड़ी बोले, बड़ी बोले तो उसका सही जवाब जाएगा अमेजन जाएगा। और जानकारी दे दे, अमेजन में ही विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकुंडा, एनाकुंडा इसी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है भाई? तो ब्राजील में। कहां पाया जाता है? तो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। और क्या है यहाँ पर? तो देखा जाए अमेजन की एक क्वेश्चन और आता है कि अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा नदी है। याद रखेंगे, याद रखेंगे बंधु, भूलने का नहीं रहेगा ये, है ना। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, और अमेजन की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी सहायक? वो है मेडीरा। चलिएगा, क्वेश्चन यहाँ क्या था? विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कौन करता है? पुनः समझ लेंगे, ब्राजील करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्यूबा की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्यूबा को क्या कहते हैं? इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? द शुगर ऑफ बॉल कौन कहलाता है? क्यूबा कहलाता है, द शुगर ऑफ बॉल कहलाता है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, कह रहा देश के कुल शस्य क्षेत्र के कितना प्रतिशत भाग पर गन्ना की खेती होती है? शस्य क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र जिस पर हम लोग, है ना, फसल को बुआई और कटाई करते रहते हैं, वो क्षेत्र शस्य क्षेत्र कहलाता है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? देश के कुल शस्य क्षेत्र के कितना प्रतिशत भाग पर गन्ना की खेती होती है? सही जवाब आप देंगे 2%, 2.4%, 2.8% और 3%। इसका सही जवाब आपकी होगी सामने है 2.4%। अर्थात देश की जो कुल शस्य क्षेत्र है उस पर क्या करता है भाई? गन्ना की खेती कितना पर होता है? तो 2.4% भाग पर गन्ना की खेती होती है। क्लियर है? आगे आते हैं। क्वेश्चन 6 है, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कौन उत्पादन राज्य है? यानी भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कौन करता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही जवाब इसमें होगा उत्तर प्रदेश। आपको जानकारी हो, कॉन्सेप्ट ले लें थोड़ा। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है गन्ना उत्पादन में। उसके बाद अगर बात किया जाए तो उत्पादन में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन कौन करेगा गन्ना? तो यूपी करेगा, उसके बाद महाराष्ट्र करेगा। ध्यान रहे, यूपी के जो गन्ना होता है इससे चीनी कम बनते हैं, ठीक है, लेकिन इसको से गुड़ का ज्यादा निर्माण होता है, यानी गुड़ निर्माण कार्य यहाँ पर ज्यादा होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और आता है, गुड़ निर्माण कार्य कहाँ ज्यादा होते हैं? तो यूपी में होते हैं। ठीक है, गुड़ का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में, क्योंकि यूपी के गन्ना से गुड़ का निर्माण करते हैं, जबकि महाराष्ट्र वाले गन्ना से चीनी का निर्माण ज्यादा करते हैं, यानी चीनी उत्पादन ज्यादा करते हैं। और याद रहे, यूपी का जो बात यहाँ पर चल रही थी गुड़ का, यहीं से क्वेश्चन और आएगा। गुड़ न लिख करके यहाँ पर लिख देगा खड़सारी उद्योग। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा बृहद पैमाने पर खड़सारी उद्योग का कहाँ विस्तृत है? विश्व में भारत में सबसे ज्यादा खड़सारी उद्योग कहाँ है? तो भारत में सबसे ज्यादा खड़सारी उद्योग ये यूपी में है। खड़सारी क्या, जिसको हम लोग गांव में जानते हैं उसको कोलसार, जहाँ पर गन्ना को पेराई किया जाता है और उसे गुड़ बनाया जाता है, वो क्रिया वहां पर यूपी में खड़सारी कहा जाता है। ठीक है, तो खड़सारी अर्थात गुड़ बनाने की प्रक्रिया होती है खड़सारी में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और यहाँ जानकारी ले ले थोड़ा सा, ये जो महाराष्ट्र की जो गन्ना है ना, महाराष्ट्र में जो गन्ना ये होती है, ये लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, और क्या होते हैं? ये रसदार होते हैं, समझे? और क्या होते हैं? तो ये ज्यादा मीठे भी होते हैं। अर्थात महाराष्ट्र के गन्ना लंबे, मोटे, रसदार और मीठे होते हैं। क्या कारण है भाई? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो पाई जाती है इसका भी असर है, क्योंकि काली मिट्टी में सुक्रोज और फ्रुक्टोज की मात्रा पाए जाते हैं। प्लस महाराष्ट्र समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्र होने का उस पर भी जलवायु का असर पड़ता है। इन सारे कारणों से महाराष्ट्र का गन्ना मोटे, रसदार, लंबे और मीठे होते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, करा चाय की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। जी हाँ, आप लोग चाय जो लेते हैं, हम लोग जो चाय लेते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। टैनिन है, कैफीन है, ए और बी दोनों है, इनमें कोई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एनसीईआरटी का हम लोग चल रहे हैं 12th क्लास की, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चलते जा रहे हैं, पार्ट में बांट करके। चलिए इसका सही जवाब आप देंगे, इसका सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, एनसीईआरटी के अनुसार सही जवाब होता है टैनिन और कैफीन। जी हाँ, हम लोग चाय जो लेते हैं, चाय की पत्तियों में टैनिन और कैफीन दोनों पाया जाता है। जी हाँ, आप जवाब देंगे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा सुगंध है ना स्वादिष्ट चाय कौन उत्पादन करता है। जी, भारत में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चाय कौन उत्पादन करता है, कौन सा राज्य है वो जहां पर स्वादिष्ट चाय की खेती करता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कर भारत में सबसे पहले चाय की खेती कब शुरू की गई थी। जी हाँ, सही आप जवाब देंगे, भारत में सबसे पहले चाय की खेती कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1830, बी 1840, सी 1850 और डी 1860। सही जवाब इसका जाएगा 1840। जी हाँ, सही जवाब इसका जाएगा 1840। क्या क्वेश्चन था कि चाय की खेती सबसे पहले कब शुरू की गई थी, तो 1840 में। कहाँ शुरू की गई थी, तो असम में शुरू की गई थी। कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू की गई थी। कहाँ की गई थी, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू की गई थी। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं, है ना, आइएगा। 9 क्वेश्चन है, भारत विश्व का कितना प्रतिशत चाय उत्पादन करता है। जी हाँ, पूरे विश्व पर भी एक क्वेश्चन आ रही है, पूरे विश्व के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत पूरे विश्व का कितना प्रतिशत चाय उत्पादन करता है। पूरे विश्व की बात बोला जा रहा है। 21%, 22%, 23%, 24%। इसका सही जवाब होगा 21%, है ना, सही जवाब होगा 21%। यानी भारत पूरे विश्व में चाय का कितना करता है खेती, तो 21% खेती करता है अकेले। जी हाँ, आपको जानकारी हो, चाय उत्पादन में अगर बात किया जाए तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चीन का है। दूसरा स्थान अगर बात किया जाए तो किसका है, तो भारत का है ना। श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका तीसरा स्थान पर आता है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे बंधु, ये सब जितने भी जो है देश, ये प्रथम द्वितीय तृतीय, ये इसमें चीन तो प्रथम स्थान पर बना हुआ है, लेकिन भारत और श्रीलंका में आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि ये उत्पादन की चीजें हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा, तो इसमें आगे पीछे कभी कभी होते हैं। कभी कभी तो भारत भी चाइना से आगे निकल जाता है उत्पादन करने में, है ना। तो ये डाटा कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो होते हैं यही इसका स्थिति है। पहला पे चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे श्रीलंका। एक चीज और याद रखेंगे, भारत अगर बात यहाँ पर दूसरा स्थान पर उत्पादन में, तो याद रखेंगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय का जो उपभोग करता है वो भारत करता है। उपभोग यानी सेवन। अब बताइएगा, हम भारतीयों के घर में कौन सा घर में जो है कि कम से कम तो सुबह शाम तो जरूर चाय बनती है। ये इसी कारण है कि हम लोग यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा चाय की हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा चाय का उपभोग करने वाला देश भारत है। उत्पादन दूसरा में भारत है, पहला में चीन है ना। प्रतिशत में अगर बात किया जाए तो 21% है। क्लियर हो रही है बात। अगर समझ में आ रही है बात तो आप कमेंट में जरूर बोलेंगे कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, करा असम के कुल शस्य क्षेत्र, शस्य मतलब याद रखिएगा जहां पर जिस खेत पर जिस भूमि पर है ना फसल को लगाते हैं और काटते हैं, यानी निरंतर उस पर फसल की उपज होती रहती है, वो भूमि शस्य क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कह रहा है, असम के कुल शस्य क्षेत्र के कितना प्रतिशत भूभाग पर चाय की खेती की जाती है। जी हाँ, मान लीजिए ये असम का पूरा क्षेत्र है जिस पर खेती होती है, ये शस्य क्षेत्र है असम का, है ना। ये क्या है, शस्य क्षेत्र है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पूरे असम का, ये असम है आपका, ठीक है ना, ये असम का पूरा शस्य क्षेत्र जहां पर खेती बाड़ी हम लोग करते हैं असम में। तो इसमें कह रहा कि कितना प्रतिशत भाग पर चाय की खेती होती है, यही ना बात है, चाय की खेती होती है। जी हाँ, आप जवाब देंगे 50%, 52%, 53.2% और 55%। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जाएगा 53.2%। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 53.2%, है ना। कुल 100 का कितना,
53 पॉइंट, यानी असम का कुल भूमि 100, उसमें 53.2% भाग पर चाय की खेती होती है। क्लियर है? क्योंकि असम भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है, समझे कि नहीं? असम भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट आइएगा। कह रहा कॉफी कैसी फसल है? जी हाँ, जवाब देंगे कॉफी कैसी फसल है? शीत कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। सही जवाब जाएगा ये उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जाएगा। यहाँ पर फिर से समझेंगे, ये आपका ग्लोब 23.5 आप समझ रहे थे, आप उतना समझ गए, बार बार ये चीज को मैं नहीं रिपीट करूंगा। सीधे आप यहाँ पर आइएगा, ये भारत का, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, कर्नाटक, केरल, ऐसे है ना। तो ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी की खेती होती है। और आप जानते हैं कि भारत का यहाँ से ऐसे कर्क रेखा गुजरा है, तो ये दक्षिण वाला भाग क्या होता है? उष्ण कटिबंध में आता है। तो भैया कर्नाटक कहाँ हो जाएगा? उष्ण कटिबंध में। तो कॉफी कैसी फसल हो जाएगी? तो उष्ण कटिबंधीय फसल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लें। क्लियर हो रही है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। आगे आइएगा, क्वेश्चन है आगे, कॉफी का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है? जी हाँ, कॉफी का जो किस्म है, इसमें सबसे अच्छा किस्म कौन है? यही तो आपसे पूछ रहा है। इसमें अरेबिका है ना, रोबस्ता है और लिबेरिका है, इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ, ये आपका यहाँ आंसर है। तो इसमें याद रखिएगा, सबसे अच्छा किस्म जो होती है कॉफी का, वो अरेबिका होता है। भारत में सबसे ज्यादा जो कॉफी की खेती होती है वो अरेबिका की होती है। याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा कैसा कॉफी का होता है भाई? तो अरेबिका कॉफी की खेती होती है। क्लियर है? रोबस्ता और लिबेरिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी की अरेबिका है। क्लियर हो रही बात? ये ज्यादा टेस्टी स्वादफुल होते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, आइएगा, ये ज्यादा स्वाद होते हैं इसके। क्लियर है? चलिए आइएगा नेक्स्ट। अच्छा, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉफी की शुरुआत कहाँ हुई थी, आप बताएंगे कॉफी की शुरुआत कहाँ हुई थी, कॉफी किस देश में सबसे पहले खेती शुरू की गई थी, इसका आप जवाब देंगे। चलिए आइएगा नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन 13 है, भारत विश्व स्तर पर कितना प्रतिशत कॉफी उत्पादन करता है? जी हाँ, पूरे भारत की बात किया जा रहा है, पूरे विश्व पर बात किया जा रहा है। कह रहा भारत विश्व स्तर पर कितना प्रतिशत कॉफी उत्पादन करता है? जी हाँ, भारत जो देश है पूरे विश्व पर, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, समझे कि नहीं? क्वेश्चन ये आपका है। चलिए, 3.5, 3.7, 3.9, 4%। जी हाँ, इसका सही जवाब आप देंगे, इसका सही जवाब होगा इसमें से ए होगा बी, 3.7%। जी हाँ, भारत विश्व स्तर पर 3.7% कॉफी उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, कह रहा हरित क्रांति से संबंधित है। जी हाँ, आपको इसमें से चुन लेना है कि हरित क्रांति जो चली थी ये कब चली थी। तो याद रखेंगे, हरित क्रांति 1966-67 में चली थी। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे भैया? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब चली थी? 1966-67 में चली थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए विश्व स्तर पर कौन होंगे, तो याद रखेंगे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। कौन होंगे? नॉर्मन बोरलॉग होंगे। क्या होंगे? विश्व स्तर पर। क्या चीज स्तर पर? तो विश्व स्तर पर, है ना, पूरे वर्ल्ड में विश्व स्तर पर कौन से होंगे भैया? तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग होंगे। क्या चीज के जनक? हरित क्रांति के जनक। भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में कब चली? 1966-67 में चली। कहाँ चली? तो याद रखेंगे, कहाँ चली हरित क्रांति? तो पंजाब और हरियाणा में चली। क्या चली भैया? यहाँ पर हरित क्रांति चली। क्लियर हो रही है? यहाँ से क्वेश्चन का चुन लेना था। हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति से संबंधित है। कौन है भाई? हरित क्रांति से कौन संबंधित है? कौन सा फसल? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल। इसमें से सही जवाब जाएगा रबी फसल। याद रखेंगे, रबी फसल। रबी फसल में क्या आता है? गेहूं आते हैं और तिलहन दलहन सभी आते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे गेहूं रबी फसल है ना, इसलिए यहाँ रबी फसल दिया हुआ है। कहीं कहीं पर कभी कभी ऑप्शन में गेहूं दे देगा और कभी कभी और क्या कर देगा, चूंकि गेहूं रबी फसल है
तो गेहूं ना दे करके रबी फसल दे दिया, ये भी देता है ना। रबी फसल ना दे करके गेहूं भी दे देगा। अच्छा, एक चीज और दे देता है, कभी कभी न रबी देगा और न गेहूं देगा, क्या दे देगा इसके जगह पर? तो इसके जगह पर दे देगा खाद्यान्न, है ना। ऑप्शन में दे देगा क्या कि हरित क्रांति संबंधित है, यहां पर दे देगा रबी फसल के जगह पर खाद्यान्न फसल, नकदी फसल, गर्मा फसल, है ना, बागवानी फसल। तो इसमें से चुनना होगा खाद्यान्न, याद रखिएगा खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न इसलिए कहा जा रहा है ऑप्शन में कि भारत में सबसे ज्यादा जो खाया जाता है अनाज वो चावल, उसके बाद गेहूं, और गेहूं खाद्यान्न फसल, इसलिए वो रबी और गेहूं के जगह पर खाद्यान्न फसल भी ऑप्शन दे देता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए, बहुत अच्छी। आगे आते हैं, 15 है। क्या कह रहा है? अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भूराजस्व प्रणालियों में सबसे ज्यादा शोषणकारी प्रथा कौन रहा है? भैया गंभीर मामला है ना, गंभीर मामला है, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा। कह रहा अंग्रेजी शासन के दौरान, यानी जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस समय भूराजस्व प्रणाली में सबसे ज्यादा जो शोषणकारी जो आया था ये प्रणाली में, वो कौन सा प्रणाली था जो सबसे ज्यादा भारतीय को चूसा है? अंग्रेज तो बिल्कुल चमोकन जैसे थे, है ना, भारतीयों को चूस चूस करके वो अठैला बन गया अंग्रेज, हकीकत है। वो चमोकन आया था और अठैला बन करके गया है, हकीकत है। चलिए आइएगा, तो इसमें से चुनना है कौन सा है? भूराजस्व प्रणाली बोल रहा है। तो ये जितने भी जो है ये सब भूराजस्व प्रणाली है। थोड़ा और जान ले ताकि क्वेश्चन को आपको निकालने में सहूलियत हो जाए। भूराजस्व प्रणाली क्या? तो भूराजस्व प्रणाली है, अरे भैया भूमि से जो लगान जो वसूला जाता है, टैक्स जो वसूला जाता है, वही व्यवस्था कहा जा रहा है भूराजस्व प्रणाली। तो ये सब भूराजस्व प्रणाली हैं। इसमें से चुनना है कि सबसे ज्यादा शोषण कौन में किया था, किसमें किए गए थे शोषण? महलवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, या जमींदारी व्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही जवाब जाएगा जमींदारी व्यवस्था। याद रखेंगे जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था जब भारत में आई थी ना, अंग्रेज के समय आया था, कहानी बतला देते हैं। तो भारत में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जमींदारी व्यवस्था जो चली थी, ये आपका कब चला था? 1793 ईस्वी में चालू हुए थे। कहाँ शुरू हुए थे? तो ये शुरू हुए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्य में सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था चली थी। कब चली थी? 1793 में चली थी। इस समय कौन अंग्रेज था? किसके समय में चला था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में जमींदारी व्यवस्था शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1793 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। इतिहास के क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के, ध्यान देंगे आप, है ना। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर ले। अब बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई? तो याद रखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में आई। सबसे पहले कहाँ लाया गया भाई? तो सबसे पहले मद्रास में लाया गया। कहाँ लाया गया? मद्रास में लाया गया। समझ रहे ना बात? कौन था उस समय अंग्रेज? तो उस समय अंग्रेज था थॉमस मुनरो। याद रखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था कौन से अंग्रेज के समय में? तो थॉमस मुनरो के समय। कहाँ? मद्रास में। मद्रास कहाँ? दक्षिण भारत, जो आज के डेट में तमिलनाडु कहलाता है, वहां पर। कब? 1820 में। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था की बात की जा रही है। महलवाड़ी व्यवस्था कब? 1822 में। कहाँ भाई? 1822 में कहाँ महलवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी? तो याद रखेंगे, पहले तो जान ले कौन लाया था? तो हॉल्ट मैकेंजी लाया था। कौन लाया था? हॉल्ट मैकेंजी। अंग्रेज नाम है, अंग्रेज आदमी है, उसका क्या नाम है? हॉल्ट मैकेंजी, जिसके समय में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। कहाँ की गई थी? तो पश्चिम मध्य भारत में शुरू की गई थी और पंजाब में शुरू की गई थी, है ना, समझ रहे ना। पश्चिमी मध्य भारत में और पंजाब में शुरू की गई थी क्या? महलवाड़ी व्यवस्था। कब की गई थी? 22 में, 1822 में। कौन अंग्रेज था? हॉल्ट मैकेंजी था। रैयतवाड़ी कब? 1820 में। कहाँ? मद्रास में। कौन था अंग्रेज? थॉमस मुनरो था। जमींदारी व्यवस्था कब? 1793 में। कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अंग्रेज कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें सबसे ज्यादा जो अंग्रेज जो भारतीयों को चूसने का काम किया
ये जमींदारी व्यवस्था में, चूंकि अंग्रेज नहीं जमींदार थे, जमींदार तो यहाँ भारत के लोग ही थे। भारत के जो बड़े बड़े जो भू मालिक थे, अर्थात जो भूमि का जो बड़े बड़े जो जिनके पास था, उनको जमींदार घोषित किया गया। चूंकि अंग्रेजों के समय में जमींदारी व्यवस्था चली थी ना, तो जो अंग्रेज जो थे, तो जो भारतीय जो लोग थे, जो दबंग टाइप के थे, जो बड़ा किसान जो थे, उनको जमींदारी घोषित कर दिया कि आप ये एरिया का जमींदार होंगे, और उस छोटे जो किसान रहेगा वो बड़े जमींदार के अंदर में काम करता था। समझ रहे ना बात हम क्या बोल रहे हैं से? बड़े जमींदार के अंदर में छोटे किसान काम किया करते थे, है ना, और सब काम करके बड़े जमींदार को देते थे। जमींदारी व्यवस्था बहुत खतरनाक व्यवस्था है भाई, है नहीं? उस समय बहुत बुरा हाल था। आप जूता पहन करके आप नहीं जा सकते उन जमींदारों के सामने, है नहीं, ना तो जूता खुलवा के माथा पर रखवा दिया जाता था। ये हालत ही जमींदारी व्यवस्था की। आप पगड़ी नहीं बांध सकते थे, पगड़ी नहीं बांध करके जा सकते थे उनके सामने। अगर जूता पहने, चप्पल पहने, तो आप उठाकर हाथ में लेकर जाइए, और जब उनसे आगे निकल जाएंगे तब आप पहन सकते थे। समझे ना? बहुत क्रश किया गया था जमींदारी व्यवस्था में, वही बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। कह भारत में कितने प्रतिशत किसान के पास छोटे भूजोत है? यानी भारत में जो किसान हैं इनके पास, देखिए भारत में जो किसान है छोटे भूजोत, मतलब भूजोत का मतलब क्या? भूमि, छोटा छोटा टुकड़ा है भूमि का यहाँ पर। तो कितने प्रतिशत किसान के पास है ना? इसका सही आप जवाब देंगे, है ना, 40%, 50%, 60%, 70%। जी हाँ, इसका सही जवाब जाएगा 60%। जी हाँ, 60% किसान के पास छोटे भूजोत है, छोटे किसान है वो। क्लियर है? चलिए आते हैं 17। कह रहा निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? यानी भूमि के उपयोग के लायक कौन सा इसमें से भूमि नहीं है जिसका भूमि के उपयोग में नहीं ला सकते हैं? प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। प्रतिभूमि में आप कुछ भी खेती कर सकते हैं, या आप घर मकान बना सकते हैं, होटल वगैरह भी खोल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, रोजगार वगैरह, है नहीं। निवल बोया गया क्षेत्र जिस पर हम लोग खेती करते हैं, ये तो भाई उपयोग का है ही। सीमांत भूमि, है ना, इसको में भी हम लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है ना, यही है ना, ये कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो है, इसमें क्या है? ये भू उपयोग संवर्ग नहीं, यानी इसको भूमि, ये जो भूमि है उपयोग के लायक नहीं है ना, बंजर टाइप का है ना, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसका सही जवाब क्या जाएगा? डी जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 18 क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चना की, है ना, प्राधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? मतलब इसमें से कौन सा है जहां पर चना की, है ना, उत्पादकता को डेवलप किया गया है, और गेहूं की, है ना। ये 18 नंबर आपका क्वेश्चन है। चलिए आते हैं जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में, मैक्सिको तथा फिलीपींस में, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान में, मैक्सिको तथा सिंगापुर में। यानी सीधे से कहा जा रहा है कि वो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां गेहूं और चावल की प्राधिकृत, है ना, प्राधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई, मतलब उच्च किस्म का। सीधी सी क्वेश्चन है कि वह देश कौन सा है जहां पर चावल की और गेहूं का उन्नत किस्म का, है ना, बीज का प्रयोग किया गया है? तो वो सही जवाब जाएगा मैक्सिको और फिलीपींस में। सही जवाब जाएगा मैक्सिको और फिलीपींस में। यहीं पर है ना, मतलब कहा जाए तो नए नए किस्म का, है ना, उन्नत किस्म का बीज का शुरुआत किया गया, प्रयोग किया गया। वही क्वेश्चन आपका यहाँ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 19 है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में निम्नकरण का मुख्य प्रकार है? निम्नकरण का मुख्य प्रकार है, निम्नकरण का कौन सा है? अवनालिका अपर्दन, मृदा लवणता, वायु अपर्दन, भूमि पर सिल्ट का जमाव। जी हाँ, इसका सही जवाब जाएगा मृदा लवणता। अगर मृदा में लवणता की मात्रा आ जाएगी, सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाएगा, यानी अर्थात नमक की मात्रा बढ़ जाएंगे, तो भूमि का उर्वरकता खत्म हो जाएगी, उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। यही इसका आंसर है। चलिए आइएगा नेक्स्ट है 20, है ना। कह रहा पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? जी हाँ, भारत में कहा जा रहा है कि 40 वर्षों में ये जो वन में जो वृद्धि हुई है, इसका क्या कारण है? सही जवाब क्या होगा? वनीकरण के लिए, वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास, सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र बेहतर भागीदारी, वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी, और वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारण अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि।
जी हाँ, इसका सही जवाब जाएगा ए। क्योंकि भारत में वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास किया जा रहा है, अर्थात भारत में जंगल लगाने पर जोर दिया जा रहा है और उसको सुरक्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ राज्य ऐसे भी पागल हो जा रहे हैं जैसे जंगल को काटने में लगे हुए हैं। जैसे देखिए अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना पूरा कितने कितने जंगल को काट करके वीरान कर दिया, जीव जंतु है ना बेहाल हो गए। लेकिन खैर जंगल को बचाना हम लोग के, इसमें सही जवाब जाएगा ए, वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।